प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका कार्य लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है। इसके निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक और दो, केवल 3, केवल 1 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या से देखते हैं क्या है ये। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद परिसीमन अधिनियम पारित किया जाता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर ही कार्य करता है और इसीलिए कथन एक सही है। इसका कार्य जनगणना के बाद परिवर्तित जनसंख्या को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना होता है और इसलिए कथन 2 भी सही है। निर्वाचन के सुचारू रूप से संचालन के लिए इसके निर्णय को अंतिम माना जाता है और इसके निर्णयों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। और कथन 3 सही नहीं था और इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में शामिल है पंचगंगा, उरमोदी, कोयना, पलेरू। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर क्या होगा? सोचकर बताइए। ऑप्शन डी यानी कि चारों ही ऑप्शंस करेक्ट है। देख लेते हैं व्याख्या क्या कह रहा है। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से होता है यानी कि महाराष्ट्र से होता है, जो कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। पंचगंगा, उरमेदी, कोयना नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होने वाली कृष्णा की सहायक नदियां हैं, जबकि पलेरू आंध्र प्रदेश में प्रवाहित कृष्णा की सहायक नदी है। ऐसी चीजों को ध्यान में रखिए ताकि इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो गलत ना हो और इसीलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर है। तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निर्धारित किया गया है। इसे राज्य सरकारों के व्ययों की जांच का भी अधिकार है। यह अपना प्रतिवेदन लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी खर्च पर नियंत्रण के संबंध में इसकी शक्तियां ब्रिटेन के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समान होती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4। सही उत्तर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए। व्याख्या को देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा ये। कैग की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसमें किया जाता है। इसकी कार्यावधि पूर्ण होने से पूर्व इसे उसी प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है और इसीलिए कथन एक सही था। इसे केंद्र सरकार के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के व्ययों की जांच करने का भी अधिकार होता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। यह केंद्र सरकार के व्ययों से संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है। वहीं राज्यों से संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है और इसीलिए कथन 3 सही नहीं है। यह सरकारों द्वारा खर्च किए जाने के बाद उनके वैधानिक पहलुओं का परीक्षण करता है। यहाँ इसकी स्थिति ब्रिटेन की तुलना में कमजोर हो जाती है। ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन में सरकार नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की मंजूरी के बाद ही संचित निधि से कोई धनराशि व्यय कर सकती है, अतः कथन 4 सही नहीं होगा और इसीलिए विकल्प ए इसका सही उत्तर है। चौथे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। विदेशी अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन विदेशी अधिनियम 1946 के तहत किया जाता है। इस न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है
उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 2, केवल 3, केवल 1 और 2, 1 और 3। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सोचकर बताइए। ऑप्शन सी। व्याख्या से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको। विदेशी अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन विदेशी अधिनियम 1946 के तहत किया गया था। इसके गठन के संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1964 में विदेशी अधिकरण आदेश भी पारित किया था और इसीलिए कथन एक सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियमों में संशोधन करके इस अधिकरण की स्थापना के लिए सभी स्टेट और सेंट्रल शासित प्रदेशों के जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इन अधिकरणों का कार्य भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी व्यक्तियों की पहचान करना है। इनके निर्णयों के विरुद्ध ऊपरी न्यायालय में अपील की जा सकती है और कथन 3 सही नहीं था और इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को ध्यान से देखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में देश में लिंगानुपात में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना पर किए जाने वाले कुल व्यय का 25% प्रचार प्रसार पर व्यय करना अनिवार्य है। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं होंगे? इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, आपने कई बार इसके बारे में पढ़ा होगा। केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी। व्याख्या को देख लीजिए क्या है। भारत में यानी कि देश में लिंगानुपात में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत पक्षपाती लिंग चयन को रोकने, बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने और उनके समग्र सशक्तिकरण पर बल दिया जाता है। अतः कथन एक सही नहीं होगा। योजना को सफल बनाने के लिए इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हालांकि इस संदर्भ में कोई निश्चित राशि व्यय करना अनिवार्य नहीं होता है और इसीलिए कथन 2 सही नहीं है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी सहयोगी रहे हैं। अतः कथन 3 सही है और विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा।